डियर स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन में हम लोग पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। जो अलग अलग वेज होते हैं यहाँ पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने के लिए, ये हो सकते हैं यहाँ पे कि सोर्स क्या है पॉलीमर का, स्ट्रक्चर क्या है, प्रिपरेशन मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से बनाया गया है, प्रिपरेशन मेथड क्या रहा है, या उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पॉलीमर्स होते हैं उनका हमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या यूज़ करना होता है, और यूज एप्लीकेशन तभी हम कर सकते हैं जब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पहले से पता हो। और ये जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीमर्स की, ये इन सारे बेसिस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉलीमर्स का सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर्स को क्लासिफाई करा जाता है नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स में। नेचुरल पॉलीमर्स को बायोपॉलीमर्स भी बोला जाता है, और बाय डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल पॉलीमर्स मीन्स ये हमें नेचर से मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसमें सिल्क, रबर, सेलुलोज, वूल, केराटिन एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, हमें पता है। बायोपॉलीमर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, इन सब तरीके से अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स का यूज होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं और जिन्हें किसी केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, और इनका कुछ ना कुछ डेली लाइफ में यूज होता है या कुछ एप्लीकेशन होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर, सिलिकॉन, पॉलीथाइलिन, नियोप्रीन, नायलॉन एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के। अब हम दूसरा बेसिस देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहला तरीका देख रहे हैं लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे, हो सकता है कि वो लीनियर हो सकता है वो ब्रांच्ड हो, या हो सकता है क्रॉस लिंक्ड हो। लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंकिंग में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जो ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, लीनियर पॉलीमर जो होगा उसमें जो चेंज होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चेंज होगी। ब्रांच में क्या होगा, जो एक मेन चेन होगी या बेस चेन जो होगी उससे जुड़ी हुई कुछ ब्रांचेस निकल रही होंगी, और अगर ये ब्रांचेस एक चेन की से जुड़ी हुई जो ब्रांचेस है और दूसरी चेन से जुड़ी हुई जो ब्रांचेस है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो हमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स मिलता है। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे पॉलीमर्स लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, या क्रॉस लिंक्ड हो सकता है। अब अलग अलग पॉलीमर्स जो होते हैं वो लीनियर होंगे या क्रॉस लिंक्ड होंगे या फिर ब्रांच्ड होंगे, ये डिपेंड करता है कि जो उनके मोनोमर्स हैं जिससे वो बने हुए हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। फंक्शनैलिटी का कंसेप्ट क्या है कि जो मोनोमर्स होता है उस पर कितने फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं या कितनी एक्टिव साइट्स हैं जहां पर फर्दर रिएक्शन हो सकती है और चेन एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि हम लोग इथीन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इथीन मॉलिक्यूल के दोनों कार्बन होते हैं, इन दोनों कार्बन पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से इस तरफ से भी चेन एक्सटेंड हो सकती है और इस तरह से भी चेन एक्सटेंड हो सकती है। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है बाय फंक्शनल है, क्योंकि इस पे दो एक्टिव साइट्स हैं, दो फंक्शनल ग्रुप साइट्स हैं, जहां पर जहां से जो लेंथ है पॉलीमर की वो एक्सटेंड हो सकती है। इसी तरह से अगर हम स्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन में भी जो ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक इस साइड पर और एक इस CH2 ग्रुप के ये जो कार्बन है इस पर, दोनों पर एडिशन हो सकता है। इथाइलिन डायमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी दोनों NH2 ग्रुप जो होते हैं यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है और चेन का एक्सटेंशन यहाँ दोनों साइड से हो सकता है। तो ये भी बायफंक्शनल पॉलीमर है। ब्यूटा 1,3 डाइन का अगर हम केस देखें तो ये टेट्रा फंक्शनल है। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो ब्यूटाडाइन का केस है इसमें 1-2 पोजीशन पे एंड 3-4 पोजीशन पे, मतलब ये बॉन्ड अगर आइसोलेटेड है, अलग दोनों बॉन्ड अगर आइसोलेटेड हैं तो आइसोलेटेड कंडीशंस में भी यहाँ पर एडिशन हो सकता है, और 1-4 अगर दोनों को कॉन्जुगेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो 1-4 पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे देख रहे हैं कि बायवैलेंट है। लेकिन हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे जो डबल बॉन्ड है
यहाँ पे भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन या फर्दर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरह के जो मोनोमर्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर 2 ग्रुप पहले जुड़ेंगे और 2 ग्रुप बाद में जुड़ेंगे, तो ये टेट्रा फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन जो 2 ग्रुप बाद में जुड़े हैं वो एडवर्स कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पे जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं लेटेंट फंक्शनैलिटी। अब जैसे यहाँ पे हम पहले केसेस की बात कर रहे थे, तो जैसे स्टाइरिन है, जैसे ये वाला मैं केस दे रहा था, ये बायफंक्शनल है क्योंकि इसमें जो ये CH2 कार्बन है, CH2 का जो कार्बन है और रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इन दोनों पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और चेन का एक्सटेंशन हो सकता है। इसके बाद इथाइलिन डायमीन का हम केस देख रहे हैं और एडिपिक एसिड का केस देख रहे हैं। तो एडिपिक एसिड और इथाइलिन डायमीन आपस में जुड़ करके यहाँ पे ये पॉलीहेक्सामिथाइलिन एडिपामाइड जो है ये पॉलीमरेज को बना रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है ये भी बायफंक्शनल है, एडिपिक एसिड भी बायफंक्शनल है, इसलिए ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन हमें मिलती चली जाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन जो है पॉलीमराइजेशन की, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो मोनोमर है उसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो रिएक्शन एक ही स्टेप में रुक जाती है। जैसे हम यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एसिड मॉलिक्यूल है और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एस्टर बन रहा है, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन, ये जो एस्टर बना है यहाँ पे, ये फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगा, किसी रिएक्शन में नहीं जाएगा या इससे कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ये रिएक्शन रुक गई है। लेकिन अगर जो हमारा मोनोमर है इसमें 2 एसिडिक ग्रुप लगे होते या जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार में एक COH ग्रुप और OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनाते और ये जो प्रोडक्ट मिला है इसमें अभी भी एक एसिडिक ग्रुप और एक अल्कोहलिक OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अभी भी प्रेजेंट है, तो ये फर्दर रिएक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे अब दोबारा से कोई इस ग्रुप पे कोई अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ सकता है और इस पे कोई एसिडिक ग्रुप जुड़ सकता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ चेन होता रहेगा, यानी पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के बात करें तो नेसेसरी कंडीशन पॉलीमराइजेशन की क्या है कि जो मोनोमर्स होने चाहिए वो बायफंक्शनल होने चाहिए, मतलब उनमें एटलीस्ट 2 रिएक्टिव साइट्स या 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन सिंगल स्टेप की होगी और प्रोडक्ट हमें सिंगल स्टेप में मिल जाएगा। पॉलीमराइजेशन में सक्सेसिव स्टेप्स होते रहेंगे क्योंकि जब प्रोडक्ट मिलेगा उसमें फर्दर रिएक्टिव साइट्स जो होंगी वो प्रेजेंट रहेंगी।